स्वागत है आप सभी का रियल स्टडी पॉइंट पर। हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें हमने एक चैप्टर कोशिका पढ़ लिया था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का जो सिद्धांत है किसने दिया था। इसमें पहला ऑप्शन है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, सेकंड सिंगर व निकलसन द्वारा, थर्ड स्लाइडेन और स्वान द्वारा और मेलविन केल्विन बेंसन द्वारा। तो इसका आंसर है स्लाइडेन और स्वान द्वारा। जो सेल थ्योरी है स्लाइडेन और स्वान द्वारा दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो भी सजीव है वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने तो जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। सिंगर व निकलसन के द्वारा जब हम सेल मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ रहे थे तो फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है ये सिंगर व निकलसन के द्वारा दिया गया था, जबकि मेलविन केल्विन बेंसन के द्वारा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन आती है, तो उसमें डार्क रिएक्शन में C3 चक्र आता है। तो C3 जो चक्र की खोज है मेलविन केल्विन बेंसन के द्वारा दी गई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंग उपस्थित होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें झिल्ली रहित अंग उपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एकल झिल्ली युक्त होती है और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अर्थात इसका आंसर होगा राइबोसोम, यह झिल्ली रहित होता है, झिल्ली रहित। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो झिल्ली रहित राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसकी दो जो उप इकाइयां हैं, बड़ी जो उप इकाई है 50S और छोटी जो उप इकाई है 30S पाई जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंग अनुपस्थित होता है। पहला है तारक का सेंट्रोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रेद्रव्य जालिका और डी जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सेमिसर। जो पादप जो कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम है जो सेंट्रोमियर और सेंट्रोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। जो कि सेल डिवीजन के टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तंतुओं का निर्माण करता है। जबकि सूत्रकणिका, अंतःप्रेद्रव्य जालिका और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में खाद्य का संचय किस रूप में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च के रूप में, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, थर्ड ग्लाइकोजन और फोर्थ फ्रक्टोज के रूप में। जो राइट आंसर है वह है स्टार्च। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप फूड बनता है वो स्टार्च के रूप में रिजर्व होता है, जबकि जो ह्यूमन में है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। और ये जो स्टार्च है सेलुलोज की जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं ये बहुत सारी जब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो स्टार्च का फॉर्म ले लेते हैं और जो जड़ों में एकत्रित होता है, मेन जो स्रोत होता है जड़ होते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका वृत्ति बनी हुई होती है। ऑप्शन ए है सेलुलोज, हेमसेलुलोज, पैक्टिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मैनोन्स, सी जो है काइटिन, डी पेप्टाइडोग्लाइकिन। हमने सेकेंड जो फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें हमने देखा था कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका का सबसे भारी जो आवरण होता है कोशिका भित्ति होती है। और जो शैवाल की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज, गैलेक्टोन्स और मैनोन्स के द्वारा बनी हुई होती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। जबकि ये जो है सेलुलोज, हेमसेलुलोज और पैक्टिन ये प्लांट की सेल वॉल होती है, जबकि जो काइटिन है वो फंजाई की होती है और जबकि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बैक्टीरिया की होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की, काइटिन फंजाई की और जो शैवाल है वो ये सेलुलोज, गैलेक्टोन्स और मैनोन्स और सेलुलोज, हेमसेलुलोज और पैक्टिन प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विसरण, सेकंड परासरण, थर्ड सुसाध्य विसरण और चौथा सक्रिय परिवहन। दोस्तों हमने
सेल मेम्ब्रेन के कार्य में पढ़ा था कि एटीपी की जो आवश्यकता है वो सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। ठीक है। फर्स्ट, विसरण जब पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्थात उच्च से निम्न की तरफ जब आएगा तो उसे विसरण कहते हैं। अगर पदार्थ की जगह यह जो कार्य है जल करे अर्थात जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आता है तो उसे परासरण कहते हैं, वाटर। और वाटर की जगह अगर कोई दूसरा पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आता है तो उसे विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण में जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ किसी वाहक प्रोटीन की सहायता से आता तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही है, लेकिन इसमें वाहक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। जबकि जो विसरण और परासरण है इसमें वाहक प्रोटीन एब्सेंट होती है। जबकि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, मानव की जो आरबीसी की कोशिका झिल्ली है उसका संगठन होता है 52% प्रोटीन 40% लिपिड, सेकंड 40% प्रोटीन 52% लिपिड, थर्ड 58% प्रोटीन 40% लिपिड और फोर्थ 40% प्रोटीन और 58% लिपिड। ठीक है। मानव की जो आरबीसी होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली का संगठन है वो 52% तो प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। हमने सेल मेम्ब्रेन के जब संगठन पढ़े थे तो उसमें मुख्यतः हमने तीन संगठन पढ़े थे, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। जिसमें जनरली जो कोशिकाएं होती है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 58% होती है। सामान्य कोशिका की बात कर रहे हैं हम, 58% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है, जबकि 1 या 2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जबकि जो मानव की आरबीसी होती है उसकी कोशिका झिल्ली में 52% तो प्रोटीन पाया जाता है, 40% लिपिड पाया जाता है, जबकि जो शेष 8% है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है। प्रोटीन में भी हमने कुछ एक प्रोटीन देखे थे, परिधीय प्रोटीन और अंगभूत प्रोटीन। इसमें लिपिड में हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था, स्फेनोलिपिड पढ़ा था। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल मैन ऑफ बॉडी कहते हैं। ऑप्शन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों मिडिल मैन ऑफ बॉडी जो कहते हैं वो लिम्फ को कहते हैं, इसे आंसर बी अपना सही होगा। जबकि जो मिडिल मैन ऑफ सेल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल। पैकेजिंग का जो सभी कार्य है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है सेल में, इसे जो बोलते हैं मिडिल मैन ऑफ सेल। जबकि जो मिडिल मैन ऑफ बॉडी कहते हैं वो लिम्फ को कहते हैं। अब हम सिंपल रूप में देखते हैं कि जो ये लिम्फ है ये होती क्या है। जब ब्लड से हम आरबीसी, ब्लड का रंग जो रेड होता है वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जब ब्लड में से हम आरबीसी निकाल देते हैं तो जो शेष पार्ट बचा होता है वो लिम्फ कहलाता है। ठीक है। यह मेनली हार्मोन, एंजाइम, जो अवशिष्ट पदार्थ है इनके संवहन का कार्य करता है बॉडी में। ठीक है। तो मिडिल मैन ऑफ बॉडी जो कहलाती है वो लिम्फ है, जबकि जो मिडिल मैन ऑफ सेल है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं 50 से अधिक एंजाइम उपस्थित होते हैं, वो निम्न में से किस परिस्थिति में सक्रिय होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय एसिडिक प्रकृति में, दूसरा बेसिक क्षारीय प्रकृति में, सी न्यूट्रल में और डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों हमने जब लाइसोसोम की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो यह एक गोलाकार संरचना एकल झिल्ली युक्त होती है, जो कि ये मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो है पूरे पार्ट को ल्यूमेन कहते हैं और इसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक होती है, अर्थात इसके जो सारे एंजाइम हैं 50 से अधिक जो एंजाइम ये एसिडिक प्रकृति में सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में निम्न में से अंग अनुपस्थित होता है। ए रिक्तिका, बी लवक,
सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी सूत्रकणिका। फर्स्ट क्लास में हम जब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो लवक है ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी वर्णी, जो पेड़ पौधों में हरा रंग है या फिर पत्तियों का जो लाल पीला पेल येलो जो कलर है ये लौक के कारण होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। जबकि रिक्तिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सूत्रकणिका दोनों ही प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चयनात्मक पारगम्य प्रकृति होती है? ए कोशिका झिल्ली की, बी कैस्पेरियन पट्टिका की, सी कोशिका वृत्ति की, डी कोर्क कोशिका की। जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो कोशिका झिल्ली है उसकी प्रकृति चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात इसका आंसर जो है चयन कोशिका झिल्ली है। जबकि जो कोशिका वृत्ति है इसकी प्रकृति जो है पारगम्य होती है, ठीक है, और इन दोनों की जो प्रकृति है वो अपारगम्य होती है। कोर्क सेल, जब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो छाल होती है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोर्क सेल्स कहलाती हैं, कोर्क कोशिकाएं। जो कैस्पेरियन पट्टिका है, जब हम पादपों की जो तना है उसकी इंटरनल जब स्ट्रक्चर एनाटॉमी हम देखते हैं तो उसमें जो अंतःस्थौचा पाई जाती है उसमें एक लेयर पाई जाती है, जैसे ये अंतःस्थौचा है तो इसमें एक लेयर पाई जाती है इस प्रकार, इसे कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। अंतःस्थौचा में पाई जाती है, यानी कि जब हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों की, जो अंतःस्थौचा होती है एंडोडर्मिस होती है उसमें एक पट्टिका पाई जाती है कैस्पेरियन पट्टिका, जो कि अपारगम्य प्रकृति होती है, अर्थात किसी भी पदार्थ को अपने आर पार जाने नहीं देती है। जबकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होते हैं? ए 17S राइबोसोम, बी 80S राइबोसोम, सी लाइसोसोम और डी वैक्यूल। इसका जो आंसर है 17S राइबोसोम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो दो प्रकार की होती है, एसईआर और आरईआर। इसकी जो प्रकृति है स्मूथ प्रकृति होती है, जबकि इसकी थोड़ी प्रकृति रफ होती है। रफ क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो सतह है उस पर 17S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो 17S प्रकार के राइबोसोम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, आरईआर तो है ही, और इसके साथ ही केंद्रक हो गया, साइटोप्लाज्म में भी मुक्त रूप से पाए जाते हैं। 17S जो राइबोसोम आरईआर के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, आरईआर और साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से भी पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी झिल्ली युक्त अंग जो कि श्वसन से संबंधित होता है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। हम जब सेल ऑर्गन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब माइटोकॉन्ड्रिया है वो वायवीय श्वसन के दो पदों को पूर्ण करता है। दो पद जो हैं वायवीय श्वसन के, दो पद, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आधात्री होती है उसमें एक पद होता है और दूसरा जो दोहरी झिल्ली युक्त जो अंग होता है उसकी जो स्पेस होती है उसमें एक चक्र पूरा होता है, अर्थात श्वसन से संबंधित जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकाय की संरचना में ट्रिप्लेट्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन 27 और ऑप्शन 18। तो इसका जो आंसर है, ट्रिप्लेट्स की जो संख्या है 9 पाई जाती है। जब हम संरचना देख रहे थे तो इसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स की संख्या है 3 प्रकार की माइक्रोट्यूबुल्स पाई जाती हैं, लेकिन एक त्रिक में 3 पाई जाती हैं और टोटल जो त्रिक है 9 पाई जाती हैं। तो माइक्रोट्यूबुल्स की जो टोटल संख्या है वो 27 माइक्रोट्यूबुल्स, जबकि जो त्रिक है वो 9 पाई जाती हैं, त्रिक 9। और ये जो 9 त्रिक हैं माइक्रोट्यूबुल्स हैं 9 तंतुओं के द्वारा सेंटर हब के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं।
अर्थात इसमें 9 ही अरीय तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और माइक्रोट्यूबुल्स कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी, सेव ट्यूब एलिमेंट्स, एस्केरिस, बैक्टीरिया। इसके ऑप्शन है 1 व 2 अर्थात आरबीसी व सेव ट्यूब एलिमेंट्स में, बी 1 व 3 आरबीसी व एस्केरिस में, ऑप्शन सी 2 व 3 सीव ट्यूब एलिमेंट्स और एस्केरिस में, और ऑप्शन डी 3 और 4 एस्केरिस व बैक्टीरिया में। जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मैमल्स की आरबीसी में जो एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो मैमल्स में जो है एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो मैमल्स की आरबीसी होती है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होती है, उसमें न्यूक्लियस जो है केंद्रक इन दोनों में अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, अर्थात इसका जो आंसर होगा 1 व 2। जबकि जो एस्केरिस में है बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, जबकि जो बैक्टीरिया है उसमें जो केंद्रक है एक ही पाया जाता है, लेकिन इसके जो चारों तरफ है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अर्थात इसका एक तरह से बताया नहीं जा सकता कि केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की जो संरचना होती है उसमें निम्न में से अनुपस्थित होता है। ए थाइलेकोइड, बी क्वांटोसोम, सी ग्रेनम, डी क्रिस्टी। तो इसका जो आंसर है वो है क्रिस्टी। क्रिस्टी की जो संरचना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है। जब हम इसकी जो इनर मेम्ब्रेन देखते हैं यह फोल्ड हो जाती है, और इन जो वलन को है हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है वो वलन के रूप में होती है, क्रिस्टी कहलाती है। जबकि जो थाइलेकोइड है दोहरी झिल्ली युक्त अंग, जब हम क्लोरोफिल देखते हैं, जब हम क्लोरोफिल देखते हैं, ये दोहरी झिल्ली युक्त क्लोरोफिल हो गया, जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें ये सिक्के के रूप में संरचना जो होती है इसको थाइलेकोइड बोलते हैं। जब ये एक से अधिक हो जाते हैं इस तरह से, इस एक को तो बोलते हैं हम ग्रेनम। जबकि ये जो सारे ग्रेनम है एक माइक्रोट्यूबुल से जुड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम सभी को ग्रेना। जबकि एक सिक्के को बोलते हैं हम थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड जो संरचना है इसमें डॉट डॉट के रूप में जो संरचना उपस्थित होती है उसको बोलते हैं क्वांटोसोम। ये जो क्वांटोसोम है थाइलेकोइड की इकाई होती है। ठीक है ना, क्वांटोसोम से मिलकर थाइलेकोइड बनता है, जो कि थाइलेकोइड की इकाई होती है क्वांटोसोम। जो थाइलेकोइड सिक्के के रूप में संरचना होती है वो एक ढेर के रूप में हो जाती है तो उसे ग्रेनम कहते हैं। तो बहुत सारे ग्रेनम ट्यूबुल्स या स्ट्रोमा जिसे कहते हैं उसके द्वारा जब जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रेना। अर्थात ग्रेनम का जो बहुवचन पार्ट है वो ग्रेना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम बने होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन प्लस आरएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए, आरएनए प्लस स्टार्च। जब हम राइबोसोम पढ़ रहे थे तो राइबोसोम हम देखे थे कि प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं, प्रोटीन प्लस राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। राइबोसोमल जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस कहलाती है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका। जो राइबोसोम का निर्माण है केंद्रिका के द्वारा किया जाता है, और राइबोसोम जो बने होते हैं प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए क्रोमेटिन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, और ऑप्शन डी मेम्ब्रेन। हमने जब केंद्रक पढ़ा था तो हमने उसमें 4 संरचनाएं देखी थी, जिसमें ये चारों थी। जिसमें हमने देखा था कि जो क्रोमेटिन है वो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जो कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसका जो नाम है फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन ए रिक्तिका, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी सम्मिश्र, ऑप्शन डी सूत्रकणिका। कोशिका का जो भंडार गृह रिक्तिका कहलाती है। रिक्तिका एकल झिल्ली युक्त होती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है इसकी जो, ठीक है ना, जो आउटर लेयर होती है एकल झिल्ली युक्त होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो है मैनली रूप से अवशिष्ट पदार्थ या फिर वाटर, एमिनो एसिड, खनिज लवण, फॉर एग्जांपल सोडियम या पोटेशियम, साथ ही गैसेज, ये सभी उपस्थित होती हैं। जब भी जो प्लांट सेल्स में है यह 90 से 95% जो एरिया है ये रिक्तिका ही ग्रहण करती है। तो भंडार अर्थात स्टोरेज का जो काम है वो रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी लाइनकाय, ऑप्शन डी सूत्रकणिका। जब हम सेल ऑर्गन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है अनुलेखन, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अनुलेखन होती क्या है, एमिनो एसिड से प्रोटीन के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुलेखन होती है, और इसमें राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।